हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज एक 482 सीआरपीसी यानी कि 528 बीएनएसएस की पिटीशन पूरी की पूरी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि इस मैटर में हम लोग चार्जशीट क्वेश्चनिंग में जा रहे हैं और चार्जशीट क्वेश्चनिंग में किन किन बिंदुओं को हम उठा रहे हैं वही आज हम पूरी पिटीशन में आपसे डिस्कशन करूंगा। 135 पन्ने की पिटीशन है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, मैं छोटे में करने की कोशिश करूंगा। पूरा आपसे डिस्कशन करेंगे, केस के फैक्ट्स आपको बताऊंगा क्या था, प्रिकॉशन कैसे लेनी है ये मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या चीज़ें हुई इस केस में पूरा का पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर मुझसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक कहावत आप सब ने सुनी है कि एक तरफा प्यार लड़के बहुत ज़्यादा करते हैं और लड़कियों की ज़िंदगी खराब कर देते थे, लेकिन ये जो पिटीशन है पूरी की पूरी एक तरफा प्यार के ऊपर है। एक तरफा प्यार के बाद वसूली में कन्वर्ट हो गई। तरफा प्यार तो इनिशियल स्टेज पे रहा, बाद में वसूली में कन्वर्ट हो गई कि मेरी तुम्हारी वजह से इतनी बदनामी हो गई है, इसलिए मुझे तुम इतना पैसा दो ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं। अब क्या है इस केस के फैक्ट्स। इस केस में जो एफआईआर हुई है 376, 452, 504, 506, 328 और 313 आईपीसी में हो रखी है। पुरानी एफआईआर है, इसमें लड़का जेल भी जा चुका है और 1.5 महीने के बाद जेल से बाहर भी आ चुका है। अब लड़की ने इस पर्टिकुलर एफआईआर में जो एलिगेशन लगाए हैं कि इन्होंने शादी का झांसा देते हुए हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए। हम दोनों एक जगह स्कूल में मास्टर थे, पढ़ाते थे और वहीं पर हमारी मुलाकात होती है। दोनों लोग जो है एक दूसरे से प्यार करने लगे, उसके बाद हमारे बीच शारीरिक संबंध बने। उसके बाद इन्होंने मेरे फोटो वीडियोस उतार लिए, मेरे घर में चले आए, वहाँ पर मेरे साथ इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरा बच्चा गिरा दिया और कोल्ड ड्रिंक में रोज रोज दवाइयाँ मिला के मेरे साथ शारीरिक संबंध ये बनाते रहे। अब ऐसी फर्जी एफआईआर है। अब सोचिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जहाँ पर आप कह रही हैं शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए, 4 सालों से लगातार बनाते चले आ रहे हैं। हाई स्कूल की बच्ची नहीं, आप स्वयं प्राइमरी में या किसी भी संस्था में आप पढ़ा रही हैं, आप स्वयं को शिक्षिका बता रही हो और सामने वाले को शिक्षक बता रही, तो आप दोनों अपना अच्छा बुरा अच्छी तरीके से सोच सकते हैं। भविष्य में आपके साथ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप बच्चों को क्या सिखाएंगे जब आप अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने फर्जी एफआईआर लिखाई। और लड़की ने एक डेट भी इस पर्टिकुलर एफआईआर में दे रखी हुई है कि जिस डेट को लड़का इनके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, एक बार का इंसिडेंट इन्होंने दिखाया कि इनके घर पे लड़का जिस डेट को इनके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था शाम को लगभग 6 बजे, उस डेट पे लड़का किसी के जो है लाश जलवा रहा था। उसके पास एफिडेविट है और जिनके घर वो लाश जलवाने गया था उन लोगों ने प्रमाण पत्र दे रखे हैं कि लाश जलवा रहा था, लेकिन आईओ ने इनके किसी एविडेंस को केस डायरी का पार्ट नहीं बनाया। आईओ चाहता तो इसको केस डायरी का पार्ट बना देता। अब लड़की ने एक डेट पे, स्पेसिफिक डेट पे बताया कि इस दिन ही मेरे घर में जबरन घुसा है 452 लगाने के लिए, और जबरन घुसा है। और उसके बाद जब मेरे भाई बहन कोचिंग गए थे इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब पुलिस को इस मैटर में सीडीआर निकालनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस के द्वारा किसी प्रकार से इस मामले में सीडीआर नहीं निकाली गई, क्योंकि अगर पुलिस सीडीआर निकालती तो लड़के की निर्दोषता साबित हो जाती। लेकिन पुलिस को कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से, क्योंकि पुलिस को पैसा मिलता है लड़के से। अगर लड़के को 3 दिन थाने में बिठा कर रखेंगे तो उसके घर वाले मजबूरी में पैसा देंगे तो उनका काम चलेगा। इसीलिए लड़कियों की सुनवाई ज़्यादा होती है। अब इस मामले में लड़की ने चूंकि डिले से एफआईआर लिखाई, सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि मैटर पूरा का पूरा काउंटर ब्लास्ट का है। इसमें लड़के ने लड़की के ऊपर कंप्लेंट केस पहले कर रखा था कि ये लगातार मुझसे शादी करने का दबाव बना रही हैं, मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेशराइज कर रही हैं, इस वजह से इनके अगेंस्ट में पर्टिकुलर एप्लीकेशन दे रहा हूँ। लड़के का 200 का कंप्लेंट गया, स्टेटमेंट रिकॉर्ड उसका हुआ। अब उसके बाद जैसे लड़की को समनिंग आती है, लड़की लड़के के ऊपर एफआईआर लॉन्च करा देती है। एफआईआर लॉन्च करा देती है पुलिस, क्योंकि लड़के ने कंप्लेंट केस कर रखा था। सर्टिफाइड प्रति उसको उसके घर वाले दे रहे थे पुलिस को, आईओ को, लेकिन आईओ ने इसको केस डायरी में इंक्लूड नहीं करा। मीनवाइल एफआईआर लड़के के विरुद्ध रजिस्टर हो गई, लड़का गिरफ्तार होकर जेल चला गया। लड़की का मेडिकल हुआ, मेडिकल में लड़की के कुछ नहीं आया। डॉक्टर ने एकदम अपना ओपिनियन दिया कि हमारा कोई डेफिनेट ओपिनियन इस मैटर पर नहीं है कि लड़की के साथ किसी प्रकार का जो है शारीरिक संबंध बनाया गया है या दुष्कर्म हुआ है। इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी किसी प्रकार से उनके बॉडी पर नहीं मिलती है। 161 के स्टेटमेंट में और 164 के स्टेटमेंट में लड़की के बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस रहते हैं, ठीक है।
और सबसे खास चीज़ है कि इस महिला का अफेयर सिर्फ इनके साथ नहीं, एक दो लोगों के साथ और होता है, एक बंदा होता है उसके साथ भी इनका अफेयर होता है। और गांव के संभ्रांत व्यक्तियों के बीच में इन लोगों का समझौता होता है कि चूंकि लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, लोगों के बीच में समझौता होता है कि डीएनए कराया जाएगा और जिसका बच्चा होगा उसके साथ ही शादी कर लेगी लड़की, क्योंकि हम सब जानते हैं डीएनए टेस्ट होगा नहीं, कोर्ट अलाउ नहीं करेगी और कोई डॉक्टर इस तरीके से करेगा नहीं। लड़की को पता नहीं था ये सारी चीज़ें, उसने अपनी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा ली इसी दौरान। ठीक है, उसी सब चीज़ों का सहारा बनाते हुए उनके ऊपर मुकदमा रजिस्टर करा दिया। और सबसे खास चीज़ है कि लड़की जेल में बार बार इनसे मिलने गई और मिलने के दौरान उन्होंने जो विजिटर स्लिप होती, विजिटर स्लिप पे खुद को सिस्टर दिखाया, बहन दिखाया। और जेल बार बार ये मिलने सिर्फ इसलिए जाती थी क्योंकि अब आप समझ लीजिए कि वसूली करनी थी, हैवी पैसा चाहिए था। इनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वेरियस तरीके की है जिसमें उन्होंने पैसे की डिमांड कर रखी हुई लड़के वाले से। पूरी पिटीशन में हमने सारा कुछ लिख रखा हुआ और इसको फर्दर कोर्ट में देखते हैं क्या करती है कोर्ट, क्या नहीं करती, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है। तो इनका सबसे मेजर एलिगेशन जो लड़कियों का होता है 376 लगा दिया, 376 2N लगा दिया कि जबरदस्ती शादी का झांसा देते हुए सारा एक संबंध बनाए। इस कंडीशन में देखिए आपके पास दो महत्वपूर्ण जजमेंट हैं जो इस पिटीशन में भी हमने कोट कर रखा हुआ है। पहला दीपक गुलाटी का जजमेंट है और उसके बाद एक दीपक गुलाटी का जजमेंट है, उसके बाद स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उदय का जजमेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट अभी जो है इसमें जो दीपक गुलाटी वाला है उसमें पूरी कंसेंट को एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा गया हुआ है। और दूसरा जजमेंट जो है डॉक्टर ध्रुव रमन मुरलीधर सोनार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है, इसको इंटरप्रेट किया गया है 90 सेक्शन 90 के क्लॉज के तहत। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जब कोर्ट को एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से तो आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलने वाली है। और बाकी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, जो हम लोगों को लगता है रिलीफ मिलेगी जजमेंट पे और सारी चीज़ों पे, वो सब कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि कोर्ट देती कि नहीं देती। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए कि जब भी फॉल्स FIR हो भैया लड़ने के लिए तैयार है ना, नहीं लड़ोगे तो कन्विक्शन एंड ऑफ द डे हो ही जाता है, क्योंकि 164 बहुत बड़ी अहमियत रखता है। धन्यवाद।